नमस्कार दोस्तों। पैरालंपिक्स जो टोक्यो के अंदर इस समय चल रहा है, वहां पर एक बहुत ही अजीब घटना घटी है। आपको पता होना चाहिए, इसी रविवार को परसों विनोद कुमार भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे डिस्कस थ्रो के एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। मैं आपको बताऊंगा, ये कैटेगरी है F52 की। तो यहां पर फाइनल जब हो रहा था, उसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। और आपको पता है कितनी कड़ी मेहनत करने के बाद हमारे जो एथलीट हैं वो इस तरह के मेडल जीत पाते हैं। तो यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जो मेडल है उसको होल्ड पर कर दिया गया। और कल ही यहां पर खबर आई है मंडे को कि उनसे ये जो ब्रॉन्ज मेडल है वो वापस ले लिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो किसी भी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ये पूरा मामला है क्या? आखिरकार ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अब आप खुद इमेजिन करके देखिए, आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको पता है कि आप मेडल जीत चुके हो, कितनी बड़ी बात होती है। और उसके बाद आपसे ये मेडल ले लेना वापस, तो कितना हद तक सही है। तो इसके पूरे ये जो इवेंट हुआ है पूरा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, ये क्या क्लासिफिकेशन है, ये F52 क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप। वहां पर जाकर आपको जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही कम दाम पर अवेल किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस करें। जैसा मैं आपको बता रहा था, जो हमारे पैरा एथलीट हैं, देखिएगा पैरा एथलीट और जो समर ओलंपिक्स में एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें मेन डिफरेंस यही होता है कि जो पैरालंपिक्स हैं, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनमें किसी ना किसी प्रकार की आपको डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, हाथ में, पैर में। तो किसी ना किसी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पर F52 कैटेगरी के अंदर जो डिस्कस थ्रो का इवेंट होता है, आई एम श्योर डिस्कस थ्रो आपको पता होगा, जो एक पर्टिकुलर डिस्कस होता है, राउंड जैसा इक्विपमेंट होता है, उसको थ्रो करना होता है। जो सबसे ज्यादा दूर तक थ्रो कर देता है वो जीत जाता है। तो यहां पर इस कैटेगरी के अंदर वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे और ये रिजल्ट आपका अनाउंस भी हो गया था संडे को। लेकिन उसके जस्ट बाद ही उनके रिजल्ट को रीअसेसमेंट में भेज दिया गया और ये पूरा रिव्यू हुआ। उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि ये जो रिजल्ट है वो मान्य नहीं होगा और उनसे ये ब्रॉन्ज मेडल ले लिया गया। बेसिकली अगर आप देखोगे, जो हमारे विनोद कुमार हैं वो तीसरे नंबर पर रहे थे और उनका जो थ्रो था इट वाज 19.91 मीटर। पहले नंबर पर आप देख सकते हो पोलैंड के प्लेयर थे, दूसरे नंबर पर क्रोएशिया के प्लेयर थे और तीसरे नंबर पर भारत के थे। लेकिन यहां पर जब बदलाव किया गया, आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पर विनोद कुमार का नाम नहीं है। बेसिकली हुआ क्या है कि विनोद कुमार जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में खेल रहे थे, दैट इज F52 की कैटेगरी, इस कैटेगरी को रीअसेस किया गया। मतलब यह देखा गया कि क्या वो इस कैटेगरी में खेलने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब ध्यान से समझिए, गेम स्टार्ट होने के पहले उनसे बोल दिया गया कि ठीक है आप खेल सकते हो, लेकिन जब गेम खत्म हुआ उसके बाद उनको बोला गया यहां पर कि रीअसेस किया जाएगा कि क्या आप इस कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। डोंट वरी, मैं आपको इस कैटेगरी के बारे में भी और थोड़ा सा आगे बताऊंगा ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बाद में उनको बोल दिया गया कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। कहने का मतलब आप किसी भी कैटेगरी के अंदर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। और इसी की वजह से यहां पर उनका जो मेडल है वो वापस ले लिया गया। आप देख भी पाएंगे यहां पर मेंस डिस्कस थ्रो F52 की ये कैटेगरी है और यहां पर लिखा हुआ है कि उनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता। इसी के लिए ये जो ब्रॉन्ज मेडल है वो वापस लिया जा रहा है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है, जो मैंने आपको बताया ना F52, ये अलग अलग कैटेगरी होती क्या है। बेसिकली देखिए, ये जो पूरा पैरालंपिक्स होता है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? ये होता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। जैसे आपने नॉर्मल ओलंपिक जो हुआ था, अभी समर ओलंपिक्स हमने देखा कुछ दिन पहले, वहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी होता है। यहां पर इसकी जिम्मेदारी होती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी की। उनके द्वारा यह बोला गया है कि जो पैरालंपिक्स के गेम्स होते हैं, जो पैरा स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें एथलीट्स को किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, उसमें जो एथलीट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया जाता है। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज यहां पर एक एथलीट है, एथलीट ए, और दूसरा एथलीट है एथलीट बी, ठीक है। तो सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर एथलीट ए को कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, हो सकता है, चलो मान के चलो कि पैर में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, ठीक है, लेग के अंदर डिसेबिलिटी है। और एथलीट बी है जिसको हाथ में डिसेबिलिटी है, हैंड के अंदर डिसेबिलिटी है। और सपोज मान के चलो, हम अभी कौन से गेम की बात कर रहे हैं, डिस्कस थ्रो मान के चलो हम डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं। अब डिस्कस थ्रो में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? हैंड का होता है, क्योंकि आप हाथ से ही फेंकते हो। तो आप जस्ट इमेजिन करो, अगर प्लेयर ए, एथलीट ए और एथलीट बी दोनों यहां पर डिस्कस थ्रो कर रहे हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है कि चांसेस किसके पास ज्यादा है कि जीतेगा। चांसेस ये है कि जो एथलीट ए है वो जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास डिसेबिलिटी किस चीज का है, सिर्फ लेग का है। और जो एथलीट बी है उसकी डिसेबिलिटी तो हाथ की है ना, तो हाथ से ही थ्रो करना है आपको, तो ज्यादातर चांसेस है कि एथलीट ए जीत जाएगा। तो दोनों को एक ही साथ कंपीट कराना ये शायद सही नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, एक ही जो इवेंट है जैसे डिस्कस थ्रो है, वो अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। नॉर्मल ओलंपिक्स में आपने देखा होगा मेन का सिर्फ एक ही गेम होता है डिस्कस थ्रो, इसमें कोई अलग अलग कैटेगरी नहीं होता है। लेकिन पैरालंपिक्स में अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, ये आप देखिए मेंस डिस्कस थ्रो F52 की कैटेगरी है, मेंस डिस्कस थ्रो F11, F56, F37, 64, आपको 5 कैटेगरी देखने को मिल रही है। मतलब एक ही स्पोर्ट है डिस्कस थ्रो, लेकिन उसमें 5 बार ये खेला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ओलंपिक्स में ऐसा नहीं होता है। अब आप में से कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये F52 क्या है, F11 क्या है। देखो F का मतलब हो गया फील्ड, ठीक है, फील्ड इवेंट हो रहा है। अब ये जो नंबर होता है ना 52 या फिर 11, 56, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए जितना ये नंबर कम होगा, जितना नंबर कम होगा उससे यह पता चलता है कि उसमें जो एथलीट की डिसेबिलिटी है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करते हैं अगर F11 और F56 को, तो यहां पर F11 वाले कैटेगरी के अंदर जो एथलीट है उसकी डिसेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू जो एथलीट यहां पर F56 के अंदर है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये F11, F56, F52 ये एग्जैक्टली है क्या। तो यहां पर बेसिकली क्राइटेरिया यही होता है कि जो ऑलमोस्ट लगभग सेम प्लेयर है ना, उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल के उनका स्पोर्ट कराया जाए, ताकि एक फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड हो सभी एथलीट्स के लिए। एंड बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पैनल के द्वारा किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि एथलीट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, हाउ एथलीट्स आर क्लासिफाइड। तो कंपटीशन स्टार्ट होने के पहले जो एथलीट्स होते हैं उनको इवैल्यूएशन से गुजरना होता है, ऑन साइट इवैल्यूएशन होता है। मतलब प्लेयर्स जो एथलीट है वो कहां पर, टोक्यो में पहुंच गए, फिर वहीं पर जाकर क्लासिफायर्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं कि आपको ये कैटेगरी दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर जो क्लासिफिकेशन पैनल है वो ये भी देखता है कि क्या वो जो प्लेयर है, क्या वो जो एथलीट है, क्या फ्यूचर में भी उसका इवैल्यूएशन का आवश्यकता है। देखो आप समझो इतने सारे कैटेगरी होंगे, मतलब इतने सारे एथलीट आएंगे, अब सभी का एक साथ एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना इतना आसान नहीं होता है। तो सभी का इवैल्यूएशन करना, एक साथ उनको डालना, तो हो सकता है उनमें से कुछ एथलीट ऐसे होंगे जिनका एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन अभी प्रॉपर इवैल्यूएट नहीं किया जा सका है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ प्लेयर्स को बोल दिया जाता है कि फ्यूचर में भी आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। कुछ ही प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको बोल दिया जाता है कि आपका आगे चलकर इवैल्यूएशन किया जाएगा, हो सकता है कि आपका जो कैटेगरी है वो चेंज भी हो जाए। ठीक है, ये डिपेंड बेसिकली करता है इंपेयरमेंट के ऊपर, मतलब कितना इंपेयरमेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं यहां पर जो विनोद कुमार का पूरा केस हुआ है। अब देखिए विनोद कुमार का जो इवैल्यूएशन है वो हुआ था 22 अगस्त को। उस समय उनको बोल दिया गया कि आप F52 के कैटेगरी में खेल सकते हो, तो यहां पर उनको F52 के कैटेगरी में डाल दिया गया। अब F52 का जो कैटेगरी है उसमें अगर आप देखिए तो उसमें किस प्रकार की डिसेबिलिटी है आप देख सकते हो। वहां पर जो एथलीट होता है उसका सोल्जर मसल अच्छा होता है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, सोल्जर जो मसल है आपका कंधे वाला मसल वो ठीक रहेगा। प्रॉब्लम कहां पर होती है, जो एल्बो हो गया, एल्बो आपको पता है जो हाथ में एल्बो होता है, रिस्ट हो गया, मतलब जहां से प्लेयर फेंकता है ना, जो पाम होता है उसके जस्ट नीचे रिस्ट हो गया, तो वो वाले जो मसल्स होते हैं वो माइल्डली वीक होता है, कुछ कमजोर होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा कमजोर होता है, यहां पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, माइल्डली वीक होता है। इसके अलावा उसका जो फिंगर फ्लेक्सर है, एक्सटेंसर मसल है, वो नॉन फंक्शनल होता है, वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये कुछ डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, उन प्लेयर्स को F52 के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये आप देख सकते हो हमारे विनोद कुमार हैं, ये इस तरह से खेल रहे हैं और व्हील चेयर इस तरह से बैठ के यहां पर वो डिस्कस को थ्रो करते हैं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि जब विनोद कुमार को 22 अगस्त को क्लासिफाई कर दिया गया था F52 के कैटेगरी में, तो वापस से उनको रिक्लासिफिकेशन या फिर इवैल्यूएशन की क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए यहां पर जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स डेटाबेस है उनके द्वारा यह बताया गया है कि कुमार का जो क्लासिफिकेशन हमने रखा था F52 के कैटेगरी में, इसमें पहले ही बोल दिया गया था कि उनका रीइवैल्यूएशन किया जाएगा फ्यूचर में, ऐसा उनका कहना है। अब क्या उनको ये चीज पता थी नहीं पता थी इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा अभी के लिए बताया जा रहा है कि उनको पहले ही बता दिया गया था कि हम आपका रीइवैल्यूएशन करेंगे आगे चलकर अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है। और जो नियम कानून है जहां तक मैंने पढ़ा उसमें भी कहीं ना कहीं यही बताया गया है कि फ्यूचर में जब गेम खत्म हो जाता है उसके बाद भी
कंपटीशन के दौरान, कंपटीशन के खत्म होने के बावजूद भी क्लासिफिकेशन वापस से रिवैल्यूएशन किया जा सकता है। और इसी की वजह से संडे को जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीत गए तो वापस से उनका जो कैटेगरी है उसको रिक्लासिफाई किया गया, देखा गया और तब डिसाइड किया गया कि वो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते। मैंने आपको यहां पर दिखाया ना, अलग अलग कैटेगरीज है, F52, F56, लेकिन जब रीवैल्यूएशन किया गया तो पता चला कि वो किसी भी कैटेगरी के अंदर फिट नहीं बैठते हैं। अब जब किसी कैटेगरी के अंदर फिट नहीं बैठते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गेम से ही बाहर हो गए, मतलब कि उनका जो मेडल मिला था वो एक तरह से वापस ले लिया गया। अब आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन हुआ, मतलब कि क्या प्रॉब्लम देखा उन्होंने जो कमिटी है। तो देखिए अभी तक उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। उनका कहना है कि देखिए हमारा ये सीक्रेसी रहता है, ये सारी दिक्कतें रहती हैं जिसकी वजह से हम रिवील नहीं कर सकते। तो देखिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब आप इमेजिन करो, मैं वापस से यही चीज कह रहा हूं कि आपने कोई मेडल जीता है पैरालंपिक्स जैसे इतने बड़े गेम में, वहां पर आप मेडल जीत के आप कितना खुशियां मनाओगे, लेकिन इस तरह की अगर घटना होती है तो जाहिर सी बात है आप सोच सकते हैं कि जो विनोद कुमार हमारे एथलीट हैं उनके साथ क्या गुजर रही होगी। तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर प्रोत्साहन है। भारत अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेट मी टेल यू। यहाँ पर विनोद कुमार का जो मेडल है वो ले लिया गया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम कई सारे ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं एथलीट्स को, लेकिन क्या आप पैरालंपिक्स के एथलीट को जानते हो? यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो मरियप्पन थंगवेलु हैं, ठीक है, जो कि फ्लैग बेयरर हैं भारत के इस बार के पैरालंपिक्स में, तो वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।